गुड मॉर्निंग यूपी बोर्ड। कल आपका हिंदी का एग्जाम है, तो हम लोग हिंदी में बात करते हैं कि क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट हो सकती हैं और क्या चीजें इंपॉर्टेंट नहीं है। तो इसमें सबसे पहले हम लोग आते हैं कि किस किस चैप्टर से आपको इंपॉर्टेंट है। तो पहला अगर आपको ले, हम बुक्स निकालिए हिंदी की। पहला चैप्टर आपका मित्रता, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगर उसमें अगर आए तो मित्रता में सबसे पहले तो ये समझिए, मित्रता पाठ आपका इंपॉर्टेंट तो है, ये बहुत महत्वपूर्ण पाठ है। और इसके साथ साथ महत्वपूर्ण है इनके लेखक का जीवन परिचय। इनके लेखक हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। तो इनके बारे में आप ये मान चलिए कि ये आपका बहुत ही महत्वपूर्ण जीवन परिचय है। और उसके बाद जयशंकर प्रसाद, और चैप्टर दोनों इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि ममता और मित्रता आज से नहीं, काफी पहले से आपके बराबर आते रहे हैं। तो आपको करना क्या है, एक एक पॉइंट पर सही से करना है। अब मित्रता में हम आपको बताते हैं, आपको समझाएंगे भी, बताएंगे भी। एक इसमें आज से नहीं, दसियों साल से नहीं, बीसियों साल से एक गद्यांश आता रहा है। पहले व्याख्या के लिए आता था, अब शायद प्रश्न उत्तर के लिए आता है। लेकिन हमको एक एक बिंदु सही से समझना है। वीडियो थोड़ी लंबी होगी क्योंकि पूरा प्रश्न पत्र बात करेंगे, पूरे प्रश्न पत्र की। तो पूरे प्रश्न पत्र की बात करते हैं। सबसे पहले हम पाठों की बात करेंगे, लास्ट में लेखकों की बात करेंगे। तो सबसे पहले क्या है, कुसंग का ज्वर सबसे भयानक होता है। कुसंग का ज्वर, कुसंग माने होता क्या है, कुसंग का मतलब होता है गलत संगति। तो गलत संगत का ज्वर, ज्वर यानी बुखार, यानी जब किसी के प्रति आप इतना आकर्षित हो जाएं कि आप उसको छोड़ ना सकें, तो वो एक बुखार की तरह ही आपको प्रतीत होता है। तो ऐसी कंडीशन में कुसंग का ज्वर यानी कि गलत संगति का जो ज्वर होता है, वो आपके लिए बहुत भयानक होता है। यह केवल नीति और सद्वत का ही नाश नहीं करता, यानी आप ये समझिए, आपके अंदर जो अच्छे आचार विचार हैं, जो अच्छी नीतियां हैं, इनका ही नाश नहीं करता है, बल्कि बुद्धि का भी क्षय करता है। यानी आपकी बुद्धि धीमे धीमे कुंद होती चली जाती है। क्या होती जाती है, कुंद होती जाती है। कहते हैं यदि किसी युवा की संगति बुरी होगी, तो भाई अगर बुरी है तो धीमे धीमे आप कहां, गड्ढे की ओर जाते रहेंगे। तो वो उसके पैरों में बंधी चक्की के समान होती है। अब समझिए बंधी चक्की समान का मतलब क्या है। बंधी चक्की के समान आपसे पूछा जा सकता है कि मीन्स बताइए, बंधी चक्की के समान का मतलब, पैरों में बंधी चक्की के समान का मतलब, एक क्वेश्चन आ सकता है, उसमें बन सकता है। तो पैरों में बंधी चक्की के समान का मतलब है, जब आप चक्की मान लेंगे तो आप उड़ नहीं पाएंगे, आप पैर उठा के बढ़ ही नहीं पाएंगे। और अगर बढ़ेंगे तो वो और ज्यादा नीचे धंसेगा। आप देखिए, एक भारी ईंटा उठा करके आप डाल के देखिए, तो जहां पर पड़ा होगा वहां पर तो समतल होगा, लेकिन जहां पर वो गिरेगा वहां पर वो गड्ढा कर देगा। और अगर कहीं वो दलदल हो, क्योंकि मित्रता बुरी संगति एक दलदल के समान होती, और उसमें जब वो चक्की जाएगी तो आपको नीचे लेते जाएगी और अवनति के गड्ढे में, यानी बराबर आपकी उन्नति तो होनी नहीं है क्योंकि संगति आपकी बुरी है। तो वो आपको धीमे धीमे आपको अवनति की ओर, यानी बुरी, आपको उस तरफ लेकर जाएगी जहां से आप ऊपर उठ ही नहीं सकते हैं। यानी वो धीमे धीमे उस अवनति के गड्ढे नामक दलदल में आपको फंसाती चली जाएगी। क्लियर। अब बात करते हैं कि यदि अच्छी होगी तो सहारा देने वाली बाहु के समान होगी। अगर आपका मित्र अच्छा है तो आपकी गलतियों पर आपको टोकेगा, रोकेगा और कोशिश करेगा कि आप आगे की ओर बढ़ें, आप आगे की ओर बढ़ें। तो अब यहां पर बात होती है, उसे निरंतर उन्नत की ओर उठाती जाएगी। तो वो एक बाहु, ऐसी बाहु यानी जो सहारा देने वाली भुजाएं हैं, उस तरह से काम करेंगी और आपको उन्नत की ओर ले जाएंगे। तो ये जो गद्यांश है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो ये मैं बताना चाह रहा था क्योंकि स्टार्टिंग आपको उससे करें जो वहां पर फिक्स हो जाए पेपर पे। अब आते हैं यहां पर और भी है। देखिए, आपको बता दें कि मित्र का कर्तव्य भी कुछ कहा गया है। भाई मित्र का कर्तव्य क्या होता है, जैसे यहां पर एक मैंने आपको बता दिया ये है, उसके बाद एक है मित्र का कर्तव्य इस प्रकार बताया गया कि कुछ और महान कार्य में इस प्रकार सहायता देना, मन बढ़ाना, साहस दिलाना कि तुम अपने निजी सामर्थ्य से बाहर काम कर जाओ। अब देखिए मित्र की बात हो रही है। अब जरा हनुमान जी को याद कीजिए रामायण में।
रामायण में जब हनुमान जी से कहा गया कि संजीवनी, लक्ष्मण जी को मूर्छा आ गई थी तो कहा गया कि संजीवनी लाना है, तो उनके मित्र कौन थे, उनके सखा कौन थे? जामवंत, सुग्रीव, ये लोग उनके सखा थे, यानी उनके साथी भी थे, सब कुछ थे, क्योंकि राम जी तो बाद में मिले थे, पहले तो वही लोग मिले थे। तो वो कंडीशन क्या थी? उन्होंने कहा नहीं, तुम कर सकते हो, यू कैन डन इट। अरे कर जाओगे, आप में वो ताकत है, आप में वो प्रतिभा है कि आप ला सकते हो, क्योंकि उनको अपनी शक्ति का अनुमान ही नहीं था। तो क्या होता है मित्र, क्या होता है मित्र, आपको रीड करता है, आपके बारे में सोचता है कि ये कैसे कैसे क्या क्या कर सकता है, वो ये जानता है, लेकिन आपको अपने बारे में नहीं मालूम होता। तो मित्र आपको क्या करता है? आपको इनकरेज करता है, आपको कहता है, उत्साह बढ़ाता है कि नहीं आप ये कर सकते हैं, और फिर ऐसा हो जाता है। क्योंकि जब कोई व्यक्ति किसी काम में आगे बढ़ता है तो दो चार लोग ऐसे होते हैं जो कहते हैं नहीं नहीं करो, आप आगे कर सकते हो, हम लोग आपके साथ हैं। तो ये साथ वाली बात जो है, मित्र जो होता है, सच्चा मित्र, वो साथ होता है। साथ होने का मतलब कि उसको पता होता है कि मेरे साथ इतने लोग खड़े हैं तो मुझे डर नहीं है। आप फैमिली में कोई काम करने जाओ और पूरी फैमिली आपका सपोर्ट कर दे कि नहीं ये काम ठीक है, करो, आप कर ले जाओगे। और लेकिन फैमिली अगर कह दे नहीं भाई ये काम ठीक नहीं है, तो ये समझ लीजिए आधा आपका मनोबल वहीं पर टूट जाता है, क्योंकि परिवार ने कह दिया ये काम ठीक नहीं। समझ रहे हैं ना आप लोग? तो ये चीज, तो मित्रता में सबसे पहले एक बार इस पाठ को पढ़िएगा, केवल रीड करना है। रीड करने के बाद जैसे मैंने बताया मित्र के कर्तव्य क्या होते हैं, मित्र आपको कभी भी गलत राह में जाने नहीं देता है, तो ये चीजें आपको क्लियर रखनी है। अब यहां पर जैसे आपको मित्रता में इन्होंने कहा छात्रावास में तो मित्रता की धुन सवार रहती है। भाई आप जब स्कूल जाते हैं तो सबसे पहले ये देखते हैं, नए नए किसी स्कूल में आपने एडमिशन लिया, सबसे पहले देखते हैं कि कौन आपको सटेबल लग रहा है, कौन आपको सटेबल लग रहा है, और फिर उसके बाद हो सकता है जो आपको लग रहा हो वो सटेबल ना हो। धीमे धीमे जब आप कुछ लोगों के बीच में रहते हैं तब आपको क्लियर होता है कि ये व्यक्ति मेरे लिए सही चुनाव होगा, क्योंकि मित्र को चुनना भी बहुत मुश्किल है। आप कैसे चुनेंगे मित्र को, ये भी देखिए। मित्र कैसा होना चाहिए? उसके आचार विचार सही होने चाहिए, व्यवहारिक होना चाहिए, और गलत तरीके की चीजें उसमें न समाई हुई हो। तो ये चीजें आपको बिल्कुल सही से ध्यान रखनी है, ठीक है। तो यहां पर ये तो हो गया। अब व्याख्या, आपको कुछ व्याख्या आएगी, जैसे इसमें एक दे रखा है, हाँ ये जो है एक कुसंग का जोर मैंने बताया था, और दूसरा एक और बता देता हूं, अगर इसमें से आएगा तो दो में से एक आएगा। विश्वास पात्र मित्र से बड़ी रक्षा होती है। विश्वास पात्र मित्र कौन होता है? जो आपके बारे में सारी जानकारी रखता है और आप उसके बारे में रखते हो। तो जब दोनों लोग एक दूसरे के बारे में जानकारी रखते हो, तो अगर ऐसा मित्र मिल जाए तो उसे समझना चाहिए कि खजाना मिल गया। क्यों? क्योंकि वो हर चीज में आपके साथ खड़ा है। ऐसा तो कोई नहीं होता है कि जो हमेशा साथ खड़ा रहे, लेकिन वो खड़ा रहता है। तो विश्वास पात्र एक जीवन में औषधि के समान है, दवा। आपको दिक्कत महसूस हो रही है, आपको परेशानी हो रही है, वो आया और बोला अरे यार कोई नहीं, चल रहे हैं ना, आधा खत्म, खत्म हो गया आधा। तो ऐसी चीजें हैं, तो हमें अपने मित्रों से यह आशा रखनी चाहिए कि वे उच्च संकल्पों से हमें दृढ़ कर सके, ठीक, मजबूत कर सके, दोषों और त्रुटियों से हमें बचाएं। अगर हम मान लो हमसे गलती हो रही है, हम गलत राह पर जा रहे हैं, तो वो हमको खींच करके सही रास्ते पे खड़ा कर दें, चल इधर खड़ा हो जा, गलत है ये, टोकने वाले हों, रोकने वाले हों। और यहां पर कुछ मित्र ऐसे मिल जाते हैं जो बुरे मित्र होते हैं, वो कहते हैं हाँ कर कर कर, कहे यार आज पीने का मन हो रहा है, कहें दो और ले ले, ठीक, बोले आज सट्टा लगाऊंगा, कहे कितने का लगा रहा है, कहे 100 का, बोल 1000 का लगा। तो ऐसे भी मित्र मिल जाते हैं। तो मित्रों को ढूंढना बड़ा मुश्किल है और सही चुनाव भी बहुत मुश्किल है, इसलिए पहले समझिए, टटोलिए, उसके बाद चुनाव कीजिए। सीधे डायरेक्ट चुनाव नहीं, शकल से चुनाव मत कीजिए कभी, ठीक, क्योंकि शक्लें इस दुनिया में बहुत अच्छी अच्छी पड़ी हैं, ठीक, लेकिन अकल भी तो होनी चाहिए। अब यहां पर ये वाला आपको मैंने बताया है, ये आपको उसमें भी रखा विश्वास पात्र मित्र वाला, ये देख लीजिएगा, ठीक।
ये पूरा आपको करना है। और कुसुम का ज्वर मैंने बताया, देखिए सेकंड नंबर पे है आचार्य रामचंद्र शुक्ल में, जब आप जाओगे क्वेश्चंस में तो सेकंड नंबर पे है विश्वास पात्र और 7 नंबर पे है कुसुम का ज्वर। ठीक, ये महत्वपूर्ण है, और महत्वपूर्ण है यानी कि महत्वपूर्ण है। आगे हम चलते हैं आपके जयशंकर प्रसाद पे। मैंने जैसा कहा कि जयशंकर प्रसाद आपका इंपॉर्टेंट है। ठीक, अब महत्वपूर्ण थोड़ा सा महत्वपूर्ण नहीं है, कायदे का महत्वपूर्ण है क्योंकि जीवन परिचय तो आना है। अगर आचार्य रामचंद्र शुक्ल जयशंकर प्रसाद अगर आपने ठीक से किया, अच्छा लिखेंगे कैसे? जीवन परिचय लोग लिखते हैं तो जीवन परिचय में बहुत सी जो है कमियां कर देते हैं। सबसे पहले एक बॉक्स बना लीजिए। अब बहुत से लोग कहते हैं सर मुझे जीवन परिचय याद नहीं हो रहा है। अरे हमको तो समझ में नहीं आया। आप अपने आप को प्रेजेंट कैसे करते हैं? आप कहीं पर जाते हैं तो प्रेजेंट कैसे करते हैं कि माई सेल्फ राजेश कुमार मिश्रा, माई फादर दैट, माई मदर दैट, यही बोलते हैं ना कि मेरे पिता का नाम ये है, मेरी माता का नाम ये है, मेरा जन्म यहां पर हुआ है और मेरी जन्म तिथि इतनी है। तो भैया समझ लो जयशंकर प्रसाद उस समय तुम ही हो। इतना तो याद ही हो गया, अब मृत्यु वाली बात अलग है। ठीक, लेकिन चलिए मतलब एक प्रेजेंटेशन आप ये समझिए कि एक आदमी प्रेजेंट कर रहा है, जयशंकर प्रसाद आपको अपनी प्रेजेंटेशन दे रहे हैं या आचार्य रामचंद्र शुक्ल अपनी प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, आधा तो खत्म हो गया। अब बात हुई शिक्षा की, यार अपने दोस्त की शिक्षा तो याद कर लेते हो, अच्छा तुम वहां पर फेल हुए थे हैं, मतलब तो ऐसे ही वहां पर ले लो, वहां पर आप ले लो। उसके बाद जो है आ गई सबसे मेन चीज, भाषा क्या है, किस भाषा का उपयोग उन्होंने अपने लेखों में किया है या कविताओं में किया है, ये बहुत आवश्यक है। आप लिखोगे ना अच्छा मिलेगा। क्या क्या लिखा उन्होंने? अब जयशंकर प्रसाद तो इधर भी हैं उधर भी हैं, गद्य में भी हैं, काव्य में भी हैं, नाटक में भी हैं, सब कई जगह पर है। तो उनका महाकाव्य क्या है? ठीक, कामायनी है तो कामायनी लिखिए जरूर, क्योंकि कामायनी उनका मेन है। क्योंकि किसी किसी चीज की आदमी की होती ना मेन चीज, कि मेन क्या है तुम्हारा भाई। अगर आप प्रसिद्ध हैं तो प्रसिद्ध क्यों हैं? कामायनी। अब जयशंकर प्रसाद के जवाब में लिखा जैसे अजात शत्रु, फलाना शत्रु, धमाका शत्रु, ये सारे जयशंकर प्रसाद लिख डालो। क्लियर? अब यहां पर बात आती है कि जयशंकर प्रसाद को अगर हम देखें तो यहां पर क्या क्या है। देखिए, एक है हे भगवान कब के लिए? विपद के लिए। मतलब देखिए, परम पिता की इच्छा के विरुद्ध इतना साहस, पिताजी क्या भीख ना मिलेगी? क्या कोई हिंदू भू पृष्ठ पर ना बचा रह जाएगा? ये उस समय की बात है जब मुगलों ने जो है ममता जहां रहती थी उस दुर्ग पर चढ़ाई कर दी थी। तब वह बोली, क्योंकि वह तो बिल्कुल राजसी ठाट में रह रही थी, एक मंत्री की पुत्री थी, और उस समय उसको ये लगा क्या मतलब विपद यानी मुसीबत के समय, ठीक, इतना आयोजन, क्या परम पिता की इच्छा के विरुद्ध क्या हमको थोड़ी सी मदद ना मिलेगी? बहुत ही करुणामयी है ये ममता का पाठ, ये समझ लीजिए करुणा से भरा हुआ है। ठीक, तो पिताजी क्या भीख ना मिलेगी? क्या कोई हिंदू भूपृष्ठ पर ना बचा रह जाएगा जो ब्राह्मण को 2 मुट्ठी अन्न दे सके? क्योंकि ब्राह्मण का कर्म था उस समय शिक्षा देना, धार्मिक कार्य करना और दूसरों के ऊपर जीवित रहना। दूसरों के ऊपर जीवित रहना, उनको जो मिल जाता था। आजकल का ब्राह्मण में भी बड़ा वो है कि ब्राह्मण का था कि ब्राह्मण कहीं गया और उसने कोई धार्मिक अनुष्ठान किया तो जो यजमान होता था, जो मतलब जिसके यहां होता था, वो मुट्ठी में बंद करके ऐसे दे देता था और ऐसे ही वो मुट्ठी ऐसे अंदर रख लेता था जेब में, या उसने जो भी दे दिया वो खोल के नहीं देखता था कि इसमें अनाज में क्या है, गेहूं है कि चावल है कि बाजरा है कि ज्वार है, कुछ नहीं देखता था वो। क्योंकि दान इच्छा के अनुसार दिया जाता है, अपनी स्थिति के अनुसार दिया जाता है, और दान वो स्वीकार करना चाहिए जो आदमी खुशी मन से दे। ये था, वो गुरुकुलों में पढ़ाते थे। गुरुकुल कैसे चलते थे? गुरुकुल में बच्चे भी खाते थे, अध्यापक भी खाते थे, और वो वहीं से मिलता था। कुछ राजा दान दे जाते थे। आजकल जैसे एनजीओ चल रहे हैं वैसे गुरुकुल चल रहे थे, लेकिन गुरुकुल में भ्रष्टाचार नहीं था जैसा कि एनजीओ में होता है। ठीक है, अब यहां पर बात आ गई, यह असंभव है, फेर दीजिए पिताजी, मैं कांप रही हूं, इसकी चमक आंखों को अंधा बना रही है। यानी कि जो मुझे असरफी या कोई जो चीजें ऐसी मिल रही हैं इसको लौटा दीजिए।
क्योंकि इसकी चमक से ऐसा लग रहा है कि मैं अंधी हो जाऊंगी। एक ये हो गया। उसके बाद आपका क्या है, असरोही पास आया। ममता ने रुक रुक कर कहा, मैं नहीं जानती कि वह शहंशाह था या साधारण मुगल, पर एक दिन इसी झोपड़ी के नीचे वह रहा और मैंने सुना था कि वह मेरा घर बनवाने की आज्ञा दे चुका था। तो देखिए एक चीज बताएं, हुमायूं जो है ममता की झोपड़ी में आकर रुके थे। तो जब रुके तो ममता के पास जो था उन्होंने किया। उन्होंने ये भी नहीं कहा कि मेरा धर्म इस समय आपके लिए करना है। देखिए उस समय की चीजों को देखिए कि लोगों के अंदर ममता, ममता पाठ ऐसे नहीं पड़ा। ममता में ममता थी, करुणा थी, ठीक, दया थी। तो उसने उसके लिए क्या किया कि उसने जो हो सका उससे जो हो सका, क्योंकि झोपड़ी में आप रह रहे हैं तो आपके पास होगा क्या, जो है ना वही। तब उसने कहा था कि मैंने यहां पर एक रात रुकी है और यहां पर ये घर बनना चाहिए। तो ये कंडीशन हुई थी, लेकिन उसको तब भी डर था कि मुझे इस घर से निकलना पड़ेगा भाई, तभी तो बनेगा। अब ऐसा तो नहीं घर के अंदर बैठे हो छत तोड़ करके दूसरी छत लग गई, ऐसा तो नहीं हो सकता ना, ठीक। तो एक ये, ठीक। तो दो इसमें जो मेरे हिसाब से महत्वपूर्ण है। अब यहां पर आते हैं कि क्या लिखूं, हो सकता है इंपॉर्टेंट। इसमें एक है जो तरुण संसार, देखिए जो तरुण संसार के जीवन संगम से दूर है उन्हें संसार का चित्र बड़ी ही मनमोहक प्रतीत होता है। अच्छा एक चीज बता दें आपको, दूर के ढोल सुहावने होते हैं, हिंदी में कहावत है कि दूर के ढोल सुहावने होते हैं। पता लगा दूर से देखा और नजदीक में मामला कुछ और है। एक कहा गया, एक लड़का था और एक लेडीज जो है बहुत अच्छे ढंग से कपड़े वपड़े पहने जा रही थी, तो उसकी शक्ल नहीं दिख रही थी। तो उसने एक गीत गाया, हंसीएगा नहीं है। तो उसने कहा, राब्ता और रब्ता आंख मेरी लड़ी है, आंख जिससे लड़ी है सामने वो खड़ी है। तो वो क्या बोली, राब्ता राब्ता आंख तेरी लड़ी है, आंख जिससे लड़ी है वो तेरी अम्मा से भी बड़ी है, ठीक। तो मतलब आप दूर से देख रहे हो लेकिन नजदीक में तो मामला कुछ दूसरा है, ठीक। होता क्या है कि चीजें जो है आप दूर से देख रहे हो कैसा है कैसा नहीं, तो दूर के ढोल सुहावने। क्योंकि जब किसी चीज को हम कंट्री को देखते हैं, अमेरिका, ओ अमेरिका बहुत अच्छी कंट्री, इंडिया में है क्या? अरे भाई इंडिया के बाहर, वहां बाहर जाके देखो, अमेरिका और इंडिया में अगर हमारे यहां इनकम कम है, इनकम रेशियो कम है, वहां इनकम रेशियो ज्यादा है, लेकिन वहां पर की महंगाई यहाँ की महंगाई से बहुत ज्यादा है। सोमालिया जैसे दोस्त जो अमेरिकन कंटिनेंटल में आते हैं, वहां भुखमरी पूरी तरह से व्याप्त है। हाँ, केवल यहाँ पर, यहाँ ऐसा है वहां ऐसा है। अरे अपने देश से प्रेम करो, अपने देश के बारे में सोचो, अपने देश के बारे में अच्छा करो। भाई आप क्यों चोरी कर रहे हैं? आप चोरी करेंगे तो वहां तो सभी चोर एक जैसे हो जाएंगे, सभी एक जैसे हो जाएंगे तो देश तो वैसे ही बेड़ा गर्क। तो ये देखना है। तो जो वृद्ध हो गए हैं, जो अपनी बाल अवस्था अवस्था से दूर हटाए हैं, उन्हें अपने अतीत काल की स्मृति बड़ी सुखद लगती है। ये सच्चाई है। जब आप बुजुर्ग हो जाते हैं, बूढ़े हो जाते हैं और दूसरे को बढ़िया दौड़ते हुए देख रहे हैं, सोचते हैं मैं भी ऐसे ही दौड़ा करता था, मैं भी ऐसे ही किया करता था। तो वो जो है, तो वे अतीत का ही सब देखते हैं। तरुणों के लिए जैसे भविष्य उज्ज्वल होता है, वैसे वृद्धों के लिए अतीत, वर्तमान से दोनों का किसी असंतोष रहता है। सब वर्तमान से संतुष्ट नहीं होते हैं। वर्तमान में जब आदमी थोड़ा सा बड़ा होता है तो उसको क्या करना है, उसको उसके ऊपर लाइबिलिटीज आ जाती हैं, ठीक। लाइबिलिटीज जैसे कि आपको भाई पूरी तो करनी ना, जिम्मेदारियां तो पूरी करनी, रिस्पॉन्सिबल हो जाते हैं आप फैमिली के लिए, ठीक। तो उस समय क्या करना पड़ेगा, उस समय तो आप उनके लिए करेंगे, और जब उनके लिए करेंगे तो वो समय असंतोष का ही होता है। और संतुष्टि कैसे मिलती है? बच्चा भविष्य को देखता है और बूढ़ा अतीत को देखता है, और जो वर्तमान है वो बड़ा मामला गड़बड़ है। तो इसी स्वप्न में हम जीते रहते हैं कि ये है। और दूसरा आप आ सकते हैं, हिंदी में प्रगतिशील साहित्य का निर्माण हो रहा है, ये वाला आप आराम से देख लीजिएगा, ठीक है। अब यहां पर भारतीय संस्कृत से थोड़ा सा, क्योंकि ये थोड़ा ही थोड़ा पढ़ना, जितना कहा बस उतना ही पढ़ लो, बहुत है।
देखिए इसमें है एक कि यदि हमें अपने समाज और देश में उन सब अन्यायों और अत्याचारों की पुनरावृत्ति नहीं करनी है जिनके द्वारा आज के सारे संघर्ष उत्पन्न होते हैं, तो हमें अपने ऐतिहासिक नैतिक चेतना या संस्कृति के आधार पर ही आर्थिक व्यवस्था बनानी चाहिए। क्योंकि आपका पिछला समय अगर गड़बड़ हुआ है तो आप आगे क्या करना चाहेंगे, उसको दोहराना चाहेंगे, नहीं दोहराना चाहेंगे। तो वो जो गलतियां हुई, जो कमियां हुई, उन कमियों से आपको दूर हटना पड़ेगा। ठीक, एक ये हो गया। और दूसरा आज ये कर लीजिएगा, आज विज्ञान मनुष्यों के हाथों अद्भुत, ये वाला। अब आते हैं हम लोग काव्य पे। ठीक, ये गद्य खंड हो गया। काव्य पे आते हैं। सबसे पहले तुलसीदास जी हैं, जब तुलसीदास जी को समझिएगा। चरण कमल बंदो हरिराई, जाकी कृपा पंगु गिर लंघे, अंधे को सब कुछ दर्शाई। यानी हे परमपिता, आपके चरण कमलों की वंदना करता हूं। जाकी कृपा पंगु गिर लंघे, अंधे को सब कुछ दर्शाई। यानी जिसकी कृपा से पंगु यानी लंगड़ा भी पहाड़ को लाग सकता है और अंधे को सब कुछ दिखने लगता है। बहिरो सुने गूंग पुनि बोले, रंग चले सिर से दर जाए। और बहरा फिर से सुनने लगता है, गूंगा पुनः बोलने लगता है, और रंग यानी कि गरीब व्यक्ति राजाओं जैसी ठाठ में रहने लगता है। अब राजा नहीं बन जाता, राजा का मार दोगे, और कभी कभी हो भी जाता है। ठीक है, जैसे मोदी कहते हैं मैं चाय बेचने वाला था, आज प्रधानमंत्री हैं, तो रंग चले सिर छत्र धराई, जाकी कृपा से, तो कृपा उन्हीं की है। ठीक, इसके बाद सूरदास स्वामी कर नाम में बार बार मंदो तह पाई। तो सूरदास जी क्या कहते हैं, सूरदास जी का है, सूरदास जी कहते हैं कि हे करुणामय स्वामी, करुणामय यानी हे दया के सागर, हे त्रैलोकीनाथ, मैं कुछ नहीं पाना चाहता, मेरी आंखें नहीं है, मुझे नहीं देखना, क्योंकि मैं मन की आंखों से देख रहा हूं, मुझे राजसी ठाठ नहीं चाहिए। मैं बस ये चाहता हूं कि मैं जब भी जन्म लूं तो मैं आपकी ही भक्ति प्राप्त करूं। ओके, ठीक। अब क्या है, अविगत गत कछु कहत ना आवे, जो गूंगे मीठे फल को रस अंतर्गत ही भावे, परम स्वाद सब ही सुन निरंतर अमित दोष उपजावे। देखो होता क्या है कि इन्होंने कहा क्या कहूं, आपकी भक्ति पाने के बाद मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या कहूं, कह नहीं पा रहा हूं। जिस प्रकार से अगर गूंगा मीठे फल को खा ले तो उसका जो रस होता है वो उसको अंदर ही संतुष्टि प्रदान करता है, लेकिन वो उसके बारे में एक्सप्लेन नहीं कर सकता, व्याख्या नहीं कर सकता। कर सकता है व्याख्या? नहीं कर सकता। तो उसका जो स्वाद है, उसी प्रकार से जो भक्ति रस का स्वाद है, वो मुझे अंदर से ही अंदर इतनी संतुष्टि प्रदान करता है, जिस प्रकार से उस गूंगे को उस मीठे फल का रस संतुष्टि प्रदान कर रहा है। ठीक, मन वाणी को अगम अगोचर जो सो जाने जो पावे। तो ये मन की वाणी है। मन की वाणी चिल्ला करके दूसरों को बताती नहीं है, ये केवल आपकी अंतर आत्मा को ही बताती है कि ऐसा है। तो वो वही समझ सकता है जो उसके विषय में जानता है, क्योंकि कहते हैं जाके पैर न फटी बिवाई, वो क्या जाने पीर पराई। कहावत है, यानी जिसके पैरों में बिवाई का मतलब होता है, क्या कहते हैं उसको, क्रैक्स आ जाते हैं, हिल क्रैक्स जिसको बोलते हैं। ठीक, एड़ियां फटने लगती हैं, तो कहते हैं जिसकी एड़ियां फटी नहीं है तो वो कैसे जानेगा जिसकी एड़ियां फटी उसमें दर्द कितना हो रहा है। तो उसी प्रकार से जिसको ईश्वर मिल गया है, जिसकी अंतरात्मा ने ईश्वर के दर्शन कर लिए हैं, वो ही समझ सकता है कि उसका रूप कैसा है, उसका स्वरूप कैसा है। अब यहां पर क्या है, रूप रेख गुण जात जुगत बिन निरालम की दावे। अब इन्होंने क्या किया, कबीरदास जी जो थे वो क्या थे, वो एक परमात्मा की बात कर रहे थे, तो बोले मैं कैसे कर लूं, मैं उस परमात्मा की बात नहीं कर सकता हूं, ना मैं उसके बारे में जानता हूं, ना मुझे उसका आकार पता है, क्योंकि मैं साकार परमात्मा की पूजा करता हूं, कृष्ण जी ही मेरे आराध्य। ठीक, सब विद अगम विचारे ताते सूर सगुन पद गावे। तो यानी सूरदास जी सभी चीजों का विचार करने के बाद उनको यही महसूस होता है, उन्होंने कृष्ण भक्ति को ही आत्मसात किया। क्लियर, समझ में आ रहा है? ठीक है, अब हिंदी का टीचर तो हूं नहीं मैं, बट
कोशिश है कि ऐसा एक्सप्लेन करूं कि आपका पेपर कल का इतना अच्छा हो, जो 80 मार्क्स है ना उसमें लेस ना हो। ठीक, अब क्या है, एक है सखीरी मुरली लीजिए चोर। एक मिनट, यानी सखियां जो है श्री कृष्ण के बारे में बात करती हैं, गोपियां सारी, कि चलो ये मुरली चुरा ली जाए। जिन गोपाल कीन्हे अपने बस प्रीत सबन की डोर। इसने क्या किया है, इसने तो गोपाल को अपने बस में कर लिया है। जब देखो बस वही बांसुरी बजाते रहते हैं और सबके प्रेम की जो डोरी बंधी थी उसको तोड़ दिया। ठीक, छिन एक दर भीतर निस बासर धरत न कबहू छोड़। कभी अंदर रखते हैं, बाहर रखते हैं, लेकिन अपने से परे यानी अपने से दूर नहीं रखते हैं। कबहू कर कबहू अधरिन, यानी कर माने हाथ में, अधरिन यानी कभी होंठों पे, और कट कबहू खोसा जोर, और कभी कमर में कसके खोस लेते हैं। ठीक, ना जानो कछ मोल मोहिनी राखे अंग अंग बोल। अब देखो यहां पर तारीफ कर रही हूं गोपियां, यहां पर प्रशंसा कर रही है। क्या कह रही है कि पता नहीं क्या मूल्य है इसका, कितनी मूल्यवान है ये, कि जब ये बजती है तो ऐसा लगता है कि अंग अंग में किसी प्रकार का एक किसी ने राग छेड़ दिया हो। ठीक, सूरदास प्रभु को मन संजरी बाध्यो राखी बोल। सूरदास जी कहते हैं कि देखिए सब साकार रूपी हैं, मुरली जो है मुरली निर्जीव है। मुरली क्या है, निर्जीव है, लेकिन उसका संबंध कृष्ण जी से अंतरंग संबंध है, यानी आत्मा का संबंध है, और जो उनको सबसे प्रिय है। ठीक, अब उधो मन भय 10-20। जब उधो यानी मित्र थे श्री कृष्ण जी के, तो उधो को भेजा गया कि जाइए और वहां पर गोकुल में जाकर के खोज खबर ले लीजिए। तो उधो जैसे गए, गोपियां उनको घेर लेती हैं, कहती हैं हे उधो, हमरे 10-20 मन तो है नहीं। ठीक, एक ही तो था, एक ही तो सो गयो श्याम संग, एक ही तो था, इसके साथ कान्हा के साथ चला गया है। और उसके बाद क्या बोलती हैं, इंद्री शिथिल भाई केशो बिन जे इंद्री आपको बता दे, इंद्री शिथिल हो गई, यानी आप कोमा में चले गए। अब कोमा में चले जाने के बाद क्या स्थिति है। अब ऐसे एक टक देख रहे हो, आदमी चिल्ला रहा, पहचाना हमको, अरे पहचानो। अब उसको जब उसकी इंद्रियां शिथिल हो गई तो पहचानेगा क्या। ठीक, अब यहां पर बात आई ज्यों यानी जिस प्रकार से शरीर से सिर को काट दिया जाए। आशा लाग रहा तन श्वासा जीवन कोट बरिस, यानी कहते हैं इसमें दो अर्थ निकलते हैं कि हर सांस में एक आशा लगी रहती थी कि वो अब आएंगे अब आएंगे अब आएंगे, और ऐसा लगता है कि करोड़ों वर्ष बीत गए। और बहुत सी जगह लोग बताते हैं कि नाम रटते रटते छाले पड़ गए, करोड़ों कोटि छाले पड़ गए, लेकिन वो करोड़ों वर्ष यानी उनका थोड़ा थोड़ा समय करोड़ों वर्ष की तरह उनको लग रहा था। तुम तो सखा श्याम सुंदर के सकल जो के, तुम उन श्याम सुंदर के सखा हो, उन कृष्ण जी के मित्र हो जो पूरे विश्व के ईश्वर है, पूरे ब्रह्मांड के। ठीक है, सूर हमारे नंद नंदन में और नहीं जगदीश। सूरदास जी कहते हैं भैया उनके लिए तो उनके इष्ट बोले ना को और आधे, अब हमारे ईश्वर की पूजा कौन करेगा, मन तो हमारा कृष्ण जी के साथ। बोलते हमारे तो ईश्वर भी यही है, सखा भी यही है, मित्र भी यही है, प्रेमी भी यही है, हमारे इनके अलावा कोई नहीं है। यानी जनक जो है वही है, जननी वही है, सब कुछ वही है। ठीक, अब यहां एक और कर लीजिएगा आप, निर्गुण कौन देश को वासी और उधो मोहि ब्रज विसरत नाही। ठीक, अब यहां पर आते हैं आगे की ओर। तुलसीदास, अब देखिए सूरदास तुलसीदास आप जीवन परिचय कर लीजिएगा। ठीक, अब यहां पर क्या है, जैसे अब तुलसीदास के विषय में लिख रहे हैं तो पहले लिखेंगे 1554 विजय कालिंदी के तीर और श्रवण शुक्ला सप्तमी तुलसी धरियो शरीर, यानी जन्म का समय। और मृत्यु का समय लिखोगे संवत 1680 गंग के तीर और श्रावण कृष्णा तीज सने तुलसी तजियो शरीर। और ये पहले और वो लास्ट में लिख दोगे, मजा आ जाएगा। जो हिंदी का टीचर है वो खट से आपको 4 नंबर का है तो 4 नंबर पूरे पूरे ऐसे देगा, यानी आधा अधूरा कटना नहीं। और थोड़ा सा लिखिएगा सही से, मतलब एक सही उसमें लिखोगे 3 घंटे पर्याप्त होते हैं, 15 मिनट आपको पढ़ने के लिए मिलते हैं,
लेकिन फिर भी आप नहीं कर पा रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप में परेशानियां हैं। ठीक, अब इसमें आप आ जाएंगे, थोड़ा सा एक दो जगह से हो सकता है, मेरे ख्याल से इसमें धनुष भंगी है और कुछ अलग वन पद पर। हाँ, ये आप जरूर कर लीजिएगा, इसको जरा आप अपने बुक से या विद्या फलाना का जो भी यूज करते हैं। पुरते निकसी रघुवीर बधूधर धीर दिए मग में डग दे जल की भरी बाल कनी जल की पुट सूखी गए मधुरा धरवे, ये वाला जरूर कर लीजिएगा। और दूसरा, तुलसीदास का दूसरा क्या है, शीस जटाउर बाहु विशाल विलोचन लाल तिरछी सी भऊ है ना, ये कर लीजिएगा। ये दो हैं तुलसीदास में, मात्र दो, क्योंकि सूरदास में से तो एक ऐसे टपकेगा टपकेगा, और जो बताया उन्हीं में से टपकेगा। खुल करके बोल रहा हूं, 7 है, 7 में एक एक करके आ जाएंगे। ठीक, हर सेट में आएगा। अब आते हैं रसखान का करना है तो मानुष हो वही रसखान, जो बसो ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन, ये कर लीजिएगा। और जाति ये अच्छा लगता है, लेकिन मानुष हो तो वही रसखान कर लो। वैसे जा दिन ते नंद का छोरा या वन धेनु चलाई गयो है, मोहिनी तारे ने गोधन गावत बेनु बजाई रिझाई गयो हो, वादिन सो को चितूना सो के रसखान ही है में समाई गए हो, ये वाला। ठीक, अब आते हैं बिहारी लाल पे। बिहारी लाल का जरा देखिएगा, मेरी भवबाधा हरो, बड़ा अच्छा है, बहुत अच्छा है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सोहत ओढ़े पीत पट, ये भी इंपॉर्टेंट है। और बढ़त बढ़त संपद सल्लू मन सरोज बढ़ जाए, और घटत घटत सू ना फिर घटे बरु समूल कुमलाए। ठीक, एक और बताएंगे, इसके बाद नहीं बताएंगे, इसके बाद मतलब आगे संस्कृत में जाएंगे। अब देखिए, वर्षा सुंदरी के प्रति से क्वेश्चन आ सकता है। ठीक, क्लियर। राम नरेश त्रिपाठी हैं। अब देखिए उसमें पुष्प की अभिलाषा, कौन सी, पुष्प की अभिलाषा। तो पुष्प की अभिलाषा तो है, चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूथा जाऊं। ठीक, तो ये पुष्प की अभिलाषा को भी आप ध्यान कर लीजिएगा। अब आते हैं हम लोग कहां पर, सीधे आ जाते हैं कहां, तो ऐसे तो बहुत बड़ा है ये। हल्दी घाटी, कहां हल्दी घाटी, नहीं ठीक, रहने दो, उतना ही बहुत है, उतने में सारी घाटी आ जाएंगी। तो हंस क्यों रहा है, हंसना मना है नालायक। अब इला वाराणसी, संस्कृत पे आ जाते हैं। अच्छा, अगर मैं कहूं वह को संस्कृत में क्या बोलते हैं, बहुत सही, वहां का लिखोगे जाके, हिंदी कितना पढ़े हो भाई, स्कूल में टीचर पढ़ाते नहीं थे क्या, सह मीन्स वह होता है, सह मीन्स वह होता है, सह तोते। ठीक, जैसे त्वम, ठीक, त्वम माने तुम, ठीक, अहम, ठीक, ये सारी चीजें कहा है संस्कृत के, कुछ देख लेना नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। देखा, देखिए जरा, हेलो, एशाम नगरी विविध धर्माणाम संगम स्थली, यह नगर विविध धर्मों का संगम स्थल है। महात्मा बुद्धा, तीर्थंकर, सर्वनाथा, शंकराचार्य, कबीरा, गोस्वामी, तुलसीदासा, अन्य च बहवा महात्माना अत्रागत्य स्वीयान विचार्यान प्रसार्यान, न केवलम दर्शने साहित्य धर्मे अपितु कला क्षेत्रे भी इयम नगरी विविधानाम कला नाम शिल्पानाश्च कृते लोके विशता। ठीक, यानी कि
महात्मा बुद्ध, तीर्थकर, पार्श्वनाथ, शंकराचार्य, कबीर, गोस्वामी, तुलसीदास और बहुत से महात्मा अन्य चा भावे, यानी और चा मीन्स क्या होता है और बहुत से महात्मा यहां पर आए और उन्होंने अपने विचारों का प्रसार किया। कहां से? वाराणसी से ही। यह केवल ये जो है केवल दर्शन शास्त्र ही नहीं बल्कि अपित माने बल्कि कला क्षेत्र में भी यह नगरी विविध कलाओं जैसे शिल्प कला यहाँ की पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। ठीक। अत्रत्या कौशेय सटिका देशे देशे सर्वत्र पहनते, यानी यहां पर बनी रेशम की साड़ी देश के कोने कोने में पहनी जाती है। अत्रत्या पस्तर मूर्त्या प्रथा यहाँ के बारे में प्रसिद्ध है। इयाम निजाम प्राचीन परंपरा इदानीम परिपालियत, यहाँ पर लोग जो है अपनी पुरानी परंपराओं का पालन करते हैं। तथा गीयते कवि, तभी कहा गया है मरणम मंगलम यत्र विभूति से विभूषणम कौपीनम यत्र कौशेयम सा काशी केन्वियते। ठीक, यानी जहां मरना भी मंगल है। तो ये पूरा श्लोक कायदे से पढ़ लीजिएगा, ये श्लोक भी अकेला आ सकता है। विद्यम देखो, वाराणसी सुविख्याता प्राचीना नगरी, एक ये भी इंपॉर्टेंट है। पहला, एक वाराणसी सुविख्याता प्राचीना नगरी इयम विवम, बात नहीं, विमल सलिल तलंगाया गंगाया कूले सिता। ठीक, अस्या घट्टा नाम वलयाकृति पंक्तिम धवलायाम चंद्रिकायाम बहुरास्ते, यानी कहते हैं वाराणसी एक सुविख्यात यानी बहुत प्रसिद्ध पुराना नगर है और यहाँ की विमल सलिल तरंगों वाली गंगा के कूले यानी किनारे पर स्थित है। यहाँ वलया आकृति के घाटों की शोभा चंद्रमा की रोशनी में बहुत ही सुंदर लगती प्रतीत होती है। अगणिता पर्यटका सुखदेव नित्य मात्र आयंती अस्या घट्टनाश शोभा विलोक इमाम प्रशंसन्ति, यानी यहाँ पर अनेक अगणित अनगिनत पर्यटक यहाँ पर आते हैं और यहाँ के घाटों की सुंदरता देख के यहाँ उसकी बहुत प्रशंसा करते हैं। और ये एक एशा नगरी भारतीय संस्कृति संस्कृत भाषाया केंद्र स्थलम अस्ति, क्योंकि इसमें से आता ही आता है। संस्कृत में वाराणसी पाठ ये समझ लीजिए वैसे इंपॉर्टेंट है जैसे कि मित्रता, जैसे कि काव्य में सूरदास, वैसे ही वाराणसी। गद्य में मित्रता, काव्य में सूरदास और संस्कृत में वाराणसी, ये तीनों बराबर से इक्वली जो है इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो ये संस्कृत भाषा का केंद्र स्थल है। इत एव संस्कृत वाङ्मस्य संस्कृतेश आलोका सर्वत्र प्रसुता मुगल युवराजा द्वारा सिकोहा अत्रागत्य भारतीय दर्शनम शास्त्रम अध्ययनम अकरोत, यानी यहाँ पर क्या है, इसकी संस्कृत भाषा का मतलब चारों ओर क्या है, फैली हुई है। और यहाँ पर मुगल युवराज दारा सिको ने यहाँ पर आकर के भारतीय दर्शन शास्त्र का अध्ययन किया। सा तेन ज्ञानेन तथा अभव प्रभाविता, वह उस ज्ञान से प्रभावित होकर के यह तेन उपनिषदम अनुवादा पारसी भाषायाम करता, और उसके बाद उसने पारसी भाषा में उपनिषद का क्या किया, अनुवाद किया। ठीक, अब यहां पर वीर वीरेण पूज्यते आएगा। पहले तो देखो अन्योक्त विलासा में ये जरा कर लीजिएगा, मैं बता रहा हूं कौन कौन से। रे रे चातक सावधान मनसा मित्र क्षणम श्रूयताम, तो ये वाला आप कर लीजिएगा। और यह ना वह ताड़नाथ तपनाथ ब्रह्म मध्य, ये कर लीजिएगा। ठीक, वीर वीरेण पूजते में आपको क्वेश्चन आंसर मिलेंगे। क्या मिलेंगे? क्वेश्चन आंसर कर लीजिएगा थोड़े से जो इंपॉर्टेंट दे रखे हैं, जैसे कि अलक्षेंद्रा पुरुषेण साह की हसम व्यवहारम अक्रोत, एक ये है। उसके बाद क्या है, वीरा केन पूजते, वीरा वीरेण पूजते, कितना छोटा आंसर है, वीरा वीरेण पूजते। ठीक, अलक्षेंद्र का सेनापति कौन था, ये आना नहीं है। और यहां पर एक है भारतम एकम राष्ट्रम इत विरुद्धम कस उक्ति, और एक है पूर्व राजा केन साह युद्धम अक्रोत, पूर्व राजा ने किसके साथ युद्ध किया था, तो पूर्व राजा अलक्षेंद्रा सह युद्धम अक्रोत,
केवल एक नाम लिखना, उसके बाद सारी चीजें वही उतार देंगे। वह न कर पाओ तो भैया बिल्कुल गड़बड़ है। ठीक, प्रबुद्धो ग्रामीणा, इसका सबसे बढ़िया है एक्स का श्लोक, आप तो दूरगामी चा साक्षरो ना चा पंडिता, अमुक स्फुट स्फुट वक्ता चा यो जानात सा पंडिता। यानी आप तो दूरगामी चा साक्षरो ना चा पंडिता, यानी दूर तक जाता है, पैर नहीं है लेकिन कहां तक जाता है, दूर तक जाता है, साक्षर नहीं है, मतलब लेकिन अक्षरों से क्या है, युक्त है, लेकिन पढ़ा लिखा नहीं है, साक्षर नहीं है। अमुक सीधे बोलता है, और जो इसको जानता है वो क्या है, पंडित है, यानी कि ज्ञानी है। ठीक, पंडित का मतलब ज्ञानी होता है, ये ध्यान रख लीजिएगा। पंडित का मतलब ब्राह्मण, ब्राह्मण अलग है, पंडित अलग है। हम लोग कहते हैं ना पंडित जी पाए लागी, तो पंडित जी का मतलब है, पंडित जी जो हो गया ज्ञानी हो गया, ब्राह्मण अलग है। ठीक, अब आते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट है। यहां पर मैंने आपसे बताया था थोड़ा सा, देखो एक तो ये है, इसमें से क्वेश्चन ये है, पदेन बिना किम दूरम याति, यानी पदों पैरों के बिना कौन दूर तक जाता है, पत्र जाता है, उसका अर्थ पत्र था। ठीक, और अमुखोपिका स्फुट वक्ता भवति, सीधी बात पत्र है। ये दो आंसर बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। और एक ये है ग्रामीण कह उपहसत। ठीक, और यहां पर जैसे एकदा बाहवा जना कर लीजिएगा, आप दो दूरगामी तो मैंने बता दिया है, और हाँ बस इसमें एक यही है, एकदा बाहवा जना शुरुआत वाला जो है उसमें से आ सकता है, ये आप दो दूरगामी आ सकता है, बस इतना बहुत है, क्योंकि इसमें से वही आएगा जो आना चाहिए। क्वेश्चन आंसर ये आ सकता है चंद्रशेखरा का आशित। ठीक, उसके बाद आपका आ सकता है दुर्मुखा का आशित, उसके बाद क्या आ सकता है, प्रतीक्षाघात पश्चात चंद्रशेखा किम अर्थयत। ठीक भाई, इतना बहुत है। आगे आ जाते हैं, केन किन वर्धते, इसको पूरा पढ़ लो भाई, ये तो ऐसे आ जाएगा, सुवचनैन मैत्री, यानी अच्छे वचन बोलने से मित्रों में वृद्धि होती है। श्रृंगारेण रागा, श्रृंगार करने से प्रेम में वृद्धि होती है। दानेन, दान से कीर्ति में वृद्धि होती है। सत्य बोलने से धर्म में वृद्धि होती है। सदाचारेण से विश्वास होता है। ठीक, न्यायन से राज्य बढ़ता है। तो ये चीजें जो है ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आराम से आप कर सकते हैं, इसका एक एक जो है, और इसके क्वेश्चन ऐसे आएंगे, देखिए आना ही आना है, क्वेश्चन बहुत आते हैं इसके, क्वेश्चन आंसर बहुत आते हैं। ठीक, अब आते हैं भारतीय संस्कृत आ सकता है, उसमें से अनुवाद आ सकता है। अनुवाद ये आ सकता है, अस्माकं संस्कृत सदा गतिशीला वर्तते, मानव जीवनम संस्कृतम एषाम यथा समयम नवाम नवाम विचारधाराम स्वीकरोति, नवाम शक्तिम चा प्राप्नोत। ये वाला जो है आपका इंपॉर्टेंट हो गया, एक हो गया। और एक इससे ऊपर वाला जो है, भारतीय संस्कृत तु सर्वेशाम मतावलंबिनाम संगम स्थली। संस्कृत हम बोलते बहुत अच्छी हैं, लेकिन अब हिंदी तो हमारा विषय नहीं है, तो उसी तरह से दूर हैं जैसे सब दूर हैं। इसके थोड़े से क्वेश्चन आंसर कर लीजिए, जैसे भारतीय संस्कृति कीदृश अस्ति वर्तते, एक ले लीजिएगा विश्व से स्पष्टाम कहा, और एक कर लीजिएगा भारतीय संस्कृत मूलम किम अस्ति। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, भारतीय संस्कृति मूलम किम अस्ति। ठीक, अब लर्न करोगे कि हमसे सब कहलवाओगे, हम ही सब कर डाले हैं। जीवन सूत्राणी से श्लोक, अच्छा एक श्लोक जरूर तैयार कर लीजिएगा। ठीक, ये नहीं पूछ रहा हूं कौन सा याद है, मैं ये कह रहा हूं लर्न कर लीजिएगा, भैले रहना जिंदगी भर, साथ रहिए। माता गुरुतरा भूमे खात, ये वाला, और उसके बाद मानम हित्वा प्रियो भवति, क्रोधम हित्वा ना सोचति, कामम हित्यार्थवान भवति, लोभम हित्वा सुखी भवेत। जितना बताएं कुछ नोट किए हो? क्या बताएगा, वीडियो भेज दीजिएगा, घर पे एक दो बार देख लेंगे। जाओ जाओ, की बात ना रोकते, दोपहर में आ जाए।
नहीं, दोपहर में क्या हम अलग से बैठेंगे? जाओ, गुड बाय, गुड बाय, ठीक, खुश रहो, खुश रहो, खुश रहो। अलंकार, ए बतियाओ नहीं, बहुत ज्यादा बातें करती हो, हैं? मैंने बताया था हास्य रस का स्थायी भाव क्या है? हाश, खुशी नहीं है, खुशी रामकोट अपने घर में है। हास होता है, हास, हास। करुण का क्या है? शोक, रोग नहीं, शोक। और वीर रस का क्या है? उत्साह। सही से पुराण हित में है, तुम लोग बताओ, हराम खोरो। वीर का क्या है? उत्साह। और श्रृंगार क्या क्या है? रति। रति ना लिख देना, रति है, रति माने प्रेम, ठीक। अगर कोई कह रहे श्रृंगार के कितने भाग होते हैं? श्रृंगार के 2 भाग, कौन कौन से? संयोग और वियोग, ठीक, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। अलंकार में देखो, उपमा अलंकार तैयार कर लो, 101% वाले मामले में है ये सब। उपमा रूपक 2 ही याद कर लो। अगर आप कर लें, उपमा रूपक कर लें या रूपक उत्प्रेक्षा कर लें, ठीक, और तीनों कर सकते हैं तो सह धन्यवाद। अच्छा, आप लोग को ये मालूम है ना, वर्ण मात्रा मालूम है? छंद में छंद कौन कौन से आ रहे हैं? देखो, छंद के भेद कौन कौन से हैं? मात्रिक छंद, सममात्रिक छंद, अर्ध सममात्रिक छंद, ठीक। और वाणिक छंद में कौन है? प्रामाणिक है, तोटक है, लेकिन ये सब नहीं आएगा आपको, केवल आएगा सोरठा छंद और रोला छंद। सोरठा और रोला, तो भाई देखो, मेरा तरीका तो वही है कि जहां पर देर लग जाए वो 2 है, और जहां पर देर न लगे वहां 1 है। जैसे राम, तो राम में रा पे हमें लेट लग रहा है, यानी राम टाइम रा पे लग रहा है, मां पे टाइम नहीं लग रहा है, इसलिए राम में और बड़ी मात्रा लगी आ की, तो यानी वहां 2 होगा और मां पे 1 होगा, ठीक। जैसे मंगल, तो मंगल तो बिल्कुल ऐसे निकल गया, जैसे मंगल, बगल से ट्रेन निकली, पता ही नहीं चला, सादा आदमी जा रहे थे, समझ लो 1 1 1 1 1 1, ठीक है। तो अब यहां पर यही देखना है जैसे कि क्या हो रहा है, ठीक। जैसे साहस, सा में पहले सा में बड़ा टाइम लगा, और हस, तो वहां पर 2 हो गया, वहां पर 1 1 हो गया, ठीक। उपसर्ग भैया देख लो जरा, उपसर्ग और प्रत्यय बहुत आसान है, तुम लोगों को 1 1 नंबर जो आने हैं वो बड़े आराम से लेकर चले आओगे, ये ध्यान कर लो। आज बता रहा हूं, कल के पेपर में देख लेना कितना आ रहा है, कल के पेपर में देख लेना, अगर इतना भी तैयार कर लोगे और कुछ अगर पहले से तैयार होगा, मैंने जितना बताया केवल उतना तैयार कर लोगे, तो अगर 70 मार्क्स का है तो 60 मार्क्स वहां पर अपने आप मिलेंगे। लेकिन अब जैसे कि आपको वो लिखना है, क्या ऐसे लिखना है? ऐसे अपने आप लिखो। ऐसे में आप लोग पता नहीं क्यों परेशान हो जाते हो, सर जी किसमें, अब हिंदी में कोई आके पूछता है सर जी किसमें ऐसे आएगा, तो हमको तो अपने आप पे शर्म आने लगती है, हे भगवान, इस लड़के को मैं पढ़ाता हूं, ये भी पढ़ता है क्या मुझसे? अरे ऐसे तो आप इतने बड़े हो गए हैं, इतना इंटरनेट पे आज सब लोग पड़े रहते हैं, लेकिन इंटरनेट पे कैसे पड़े रहते हैं? पड़े रहेंगे, वहां शॉर्ट देखेंगे, रील देखेंगे, लेकिन कभी ये नहीं देखेंगे कि कोई किसी चीज के बारे में बता रहा है। अगर आतंकवाद पे आ गया कहीं, हाँ 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 आतंकवाद पे, या आ गया जो है अनएम्प्लॉयमेंट पे आ गया, यानी बेरोजगारी पे आ गया, बेरोजगारी क्यों है बता सकता है कोई? हाँ, पॉपुलेशन बढ़ गई है। पॉपुलेशन कैसे बढ़ गई? अरे हम लोगों ने क्या बढ़ाई है, तुम्हारी तो अभी शादी भी नहीं हुई है। पॉपुलेशन क्यों बढ़ी? क्योंकि पहले लोगों की धारणा थी कि पुत्र संतति का होना आवश्यक है, क्योंकि तारेगा तो पुत्र ही, पुत्री कहां तारेगी, तो एक पुत्र के चक्कर में सारा मामला गड़बड़। और बहुत से लोग ये सोचते थे कि जितने घर में लाठियां होंगी उतना ज्यादा हम मजबूत होंगे। कुछ लोगों का तो मैंने विचार देखा है, मैंने सुना है सामने, कहीं भैया 5 लड़का है हमार, सुनो 5 लड़का है हमार, अगर 100 रुपया एक एक लड़का दे तो 500 रुपया शाम का हमें हाथ पाएंगे।
हमने कहा पांचों की जब शादी होगी तो तुम्हारा जो 100 दिन उसके 200 लेके जाइए, शादी भी तो होगी। और मैंने कहा जो 10 बीघे खेत है वो 2-2 बीघे में हो जाएगा, वो बेचारे ठीक से जीवन यापन नहीं कर पाए। कहीं जाओ तुम अपन बात करो जाके, तुमका कुछ हो नहीं मालूम, बंदा हमसे रूठ गया। तो क्यों? क्योंकि सही बात थी, कटु मतलब जो सही बात होती है वो थोड़ी सी कड़वी जरूर लगती है, लेकिन कह जरूर देनी चाहिए। क्योंकि समाज और कुछ लोगों का तो मानना है कि बस ऊपर वाला दे रहा हम ले रहे हैं, लेकिन खाना भी तो ऊपर वाले से मांग लो ना, कि तो आ जाओ नीचे गिरा दो, है मुश्किल, सोच है। देखिए उपसर्ग में क्या होता है, उपसर्ग में जैसे देखिए शब्द है आपको दे रखा होगा, यानी सभी भाषाओं को जोड़कर अथवा निकालकर शब्द बनाए जाते हैं, ठीक। तो यहां पर उपसर्ग में जैसे लिखा गया है, आपको लिख दिया गया प्रा, परा, ठीक। अब यहां पर क्या है, जैसे प्रा ये उपसर्ग है, प्रा उपसर्ग है, तो इससे शब्द क्या बनेगा, प्रहार। क्या बनेगा, प्रहार। जैसे लिखा है अप, क्या लिखा है, अप, तो क्या बनेगा, अपमान, यानी इसको पहले रखना है, यानी जो उपसर्ग है वो पहले रहेगा और उसी से शब्द बनाएंगे। और प्रत्यय में क्या होता है, प्रत्यय में बाद में रखा जाता है, इतना फर्क होता है। प्रत्यय में कहां रखा जाता है, बाद में रखा जाता है। जैसे कि आपका दे दिया त्वा या आपको दे दिया वा, ये उपसर्ग में आ जाते हैं, दिख नहीं रहा है उपसर्ग, और यहां पर क्या हो गया, प्रत्यय आ जाता है। अब प्रत्यय में जब आएंगे तो जैसे लिख दिया गया वाह, तो कुछ भी लिख सकते हैं, पहनावा, ठीक, पहनावा लिख दो, ठीक है। उसके बाद आप और भी लिख दो, क्या है, चढ़ावा, बुलावा, चढ़ावा, ठीक, बुलावा, ये क्या है, लास्ट में वाह है, यानी प्रत्यय लास्ट में लगता है, उपसर्ग कहां लगता है, पहले लगता है। बस इतना याद रखना है, नंबर मिल गया। और इतना दिमाग में न रहे तो फिर ये चूतियापा है, फिर तो कुछ ना करो, फिर से फर्स्ट से पढ़ो, देखा जाएगा। जैसे हट, क्या है, हट, तो जैसे उत्काहट, उकताहट है ना, उकताहट, आहट, हकलाहट, है ना। तो ऐसे बहुत चीजें हो जाएंगी। अब जैसे इसमें आ गया उपसर्ग में, चिप रहा है, वहां चपर चपर बोले चली जा रही हो, निर, ए बैली, तो क्या हो जाएगा, निराश्रित, निराश्रित हो गया, ठीक, निराकार हो गया, ठीक, कुछ भी कर डालो, निराश्रित हो गया, निराकरण हो गया, निराकार हो गया, सब इसी में आ जाएंगे। तो ये उपसर्ग प्रत्यय हो गया, समझ में आ गया ना। अब आते हैं, हाँ, समास में जरा देख लो, समास बड़ा जरूरी है। समास में सबसे पहले तो आप आ जाओ द्वंद्व समास और द्विगु समास। अरे थोड़ा आराम से रहो, द्वंद्व, द्विगु और कर्मधारय को जरा समझ लो। समास में क्या होता है, देखिए जब दोनों दो पद हो और उनके मध्य में और लगाना पड़े तो वहां कौन सा समास है, द्वंद्व समास। जैसे कि नदी नाले, नदी नाले का मतलब क्या है, नदी और नाले, क्योंकि दो ही चीजें हैं तो आप उसमें कॉमा लगा के काम नहीं चला सकते हो, पंचुएशन का हिसाब किताब समझो। तो जब दो है, राम और श्याम लिखते हैं ना, राम श्याम लिखा है, ऐसे लिखा है द्वंद्व समास में, जैसे लिखा होगा राम श्याम, तो इसको हम क्या लिखेंगे, राम और श्याम। ये कौन सा समास है, द्वंद्व समास। बस एक ही बार में आपको समझ में आ जाएगा, ठीक। अब यहां पर बात आ गई, समझ आ रहा है ना, दूध दही, दूध और दही, नर नारी, नर और नारी, ठीक, अकल बिहारी, मतलब सॉरी,
रात दिन, रात और दिन। नहीं अटल बिहारी नहीं, हमने कहा तुम्हारी अकल बिहारी, तुम्हारी अकल चली गई है। अब जैसे दिक समास में क्या होता है, जहां पहला पद संख्यावाची हो, जैसे त्रैलोकी, त्रिफला, ठीक, चौराहा। देखो यहां पर क्या हुआ, यहां पर बीच में और लगता है, क्या लगता है बीच में, और लगे, ये दोनों समास हैं, ठीक। पहला अक्षर क्या, संख्यावाची, क्या हो, संख्यावाची, जहां पर संख्या हो वो कौन सा है, द्विगु समास है। कौन सा है, द्विगु समास। अब द्विगु समास में क्या हो जाएगा, जैसे कि त्रिफला, त्रिफला का मतलब क्या हुआ, देखो पहला अक्षर क्या है, त्रि है ना, और त्रिफला का मतलब तीन फलों का समूह, क्या, तीन फलों का समूह। अरे चुप हो जा नालायक, ठीक। उसके बाद जैसे नवरत्न, तो नवरत्नों का समूह। अब ये आपसे हो जाने चाहिए, बैलाना नहीं, नवरत्न, तो यहां क्या हो जाएगा, नवरत्नों का समूह। कहां थे, अकबर के दरबार में, एक। कर्मधारय क्या होता है, यानी जहां पर कर्मधारय समास के दो भेद होते हैं, एक विशेषतावाचक और एक होता है उपमानवाचक। जैसे जहां पर एक व्यक्ति का जो है मेन हो, यानी विशेषण और विशेष। विशेषण क्या है, जैसे महान क्या है, विशेषण है, और विशेष क्या है, कवि। यानी कर्मधारय में क्या होता है, कर्मधारय को अगर देखेंगे तो यहां पर क्या हो जाएगा, यानी विशेषण, विशेषण समझते हो ना, अच्छा बुरा गंदा, ठीक, विशेषण और विशेष। अब विशेषण क्या है, यानी जैसे महाकवि, महाकवि, महाकवि क्या है, यानी महान है जो कवि, महान है जो कवि, वो क्या है, वो महाकवि है। तो इसका क्या हो गया, महान, महान क्या हो गया, ये विशेषण हो गया, ठीक, है जो कवि, है जो कवि, विशेष कौन है, कवि, ठीक। अब इसके बाद क्या आया, जैसे महादेव, महादेव यानी महान है जो देव, महान है जो देव। अब बात समझ में आ रही है, ठीक। और ये तीन तैयार कर लोगे, यानी कौन सा, द्वंद, दिग और कर्मधारय, काम फतेह। तुम कर लेना। क्या हुआ, तुम हंसती कितना हो, दांत तुम्हारे बहुत निकलते हैं, जिस दिन दांत तुम्हारे टूटे ना, पोपली हो जाओगी, तब पूछूंगा तुमसे, जिंदा रहूंगा मैं, तब तुमसे पूछूंगा बेटा क्या हाल है, तब तुम ऐसा कहना का बुरा है, बस ऐसे ही होगा तुम्हारा। तत्सम तद्भव, थोड़ा सा उसमें से मेन इंपॉर्टेंट देख के कर लेना। जैसे गधा है, अरे तत्सम तद्भव, तो उसका तत्सम क्या होगा, गर्दन, ठीक। गाहक, अरे ऐसे समझो, तत्सम जो तद्भव है, वो जो हम बोलते हैं, हम लोग जो बोलते हैं, जैसे अहीर, अनाड़ी, आज, आश्रा, ये शब्द क्या है, तत्सम है। यानी तत्सम शब्द वो होते हैं जो संस्कृत के ऐसे शब्द जो हम ज्यों के त्यों यूज करते हैं, वो तत्सम है। और तद्भव क्या है, तद्भव शब्द वे होते हैं जो हम उनके अर्थ को लेकर करते हैं। जैसे हमारे बोलचाल, लोकल भाषा जो यूज करते हैं बोलचाल में, ठीक है। कहीं अमावस, तो अमावस को क्या बोलते हैं, अमावस्या। अमावस्या क्या है, शुद्ध संस्कृत शब्द है, हम क्या बोलते हैं, क्या हो भैया अमावस कब है, बहुत कम लोग अमावस्या बोलते हैं, ठीक। कार्तिक पूर्णिमा कहा जाता है, या कार्तिक कहा जाता है, हमारे यहां क्या बोलेंगे, कहीं कतिकी कब है, क्या बच्ची कतिकी कब है, क्योंकि कार्तिक पूर्णिमा का स्नान प्रसिद्ध है ना, मालूम है, दिसंबर में पड़ता है। जैसे आंख को, आंख जो है हमारी लोकल लैंग्वेज है, और अक्ष जो है संस्कृत की शुद्ध लैंग्वेज।
ठीक, जैसे आपका उलाहना, उपालब्ध, जैसे चोंच, तो इसमें जो इंपॉर्टेंट है वो केवल कर लीजिए पर्यायवाची शब्द। अब इतने तो आते ही होंगे आप लोग को, पर्यायवाची आते नहीं आते हैं? अग्नि, देखिए पर्यायवाची में जैसे अग्नि है, ठीक, अमृत है, चुप, अमृत है, और अग्नि, नहीं सॉरी अमृत नहीं, अमृत, हाँ ठीक कर लो, अग्नि, अमृत, अश्व, इधर हो गया। इसके बाद कर लो कमल, कमल के बाद कर लो गिरि, गिरि के बाद कर लो जल, जल के बाद कर लो नदी, और नदी के बाद कर लो बादल। नहीं बहुत है, बाकी थोड़ा देख लीजिएगा। संधि भैया, संधि का मतलब क्या होता है? संधि का अर्थ कोई बताएगा? संधि का अर्थ होता है जोड़ना। संधि का अर्थ क्या होता है? जोड़ना। यानी एक चीज को जब दूसरी चीज से जोड़ते हैं तो बीच में वो जो जोड़ने की जगह होती है उसको बोलते हैं संधि। अरे जैसे तुम्हारे ये जो हाथ में हड्डियां हैं तो इनमें भी ये संधियां ही हैं, जो ऐसे ऐसे हिला करके ऐसे ऐसे कर लेते तो ये संधि है। ये एक संधि में कौन कौन सी संधि आप तैयार करोगे जरा ध्यान रख लो। आप यण संधि तैयार कर लो, दो ही है, यण और वृद्धि। यण में क्या होता है? जैसे हस्व या दीर्घ, ठीक है, ई उ ऋण रा के बाद कोई असमान स्वर आ जाए तो उसको क्या कहते हैं? वो यण संधि। जैसे अति, अधिकतम, यदि, अपि, इति, यत्र, तो ये आपको है जिसमें आपको तैयार करना है कौन सा? इत्यादि का तैयार करना है यण संधि में। इत्यादि तैयार कर लेना है, यद्यपि तैयार कर लीजिए, प्रत्येकम तैयार कर लीजिए, उसके बाद कर लीजिए गुरुवादेशा तैयार कर लीजिए, ठीक, और एक मात्राज्ञा तैयार कर लीजिए। वृद्धि संधि में जैसे क्या होता है? अद्यव, मतैक्यम, तो इसमें क्या है? दैव ऐश्वर्यम तैयार करना है आपको। कौन सा? दैव ऐश्वर्यम। इसके बाद देवैश्वर्यम, सॉरी, और उसके बाद आप तैयार करेंगे समय औचित्यम, उसके बाद आप तैयार करेंगे तथैव, तथैव के बाद सदैव, और ये वाले ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, तथैव, सदैव, ठीक, और एक है महाओजा यानी महोजा, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक, इनमें से आ जाएंगे। अब इसमें आते हैं इकिरांत, अकारांत नपुंसक लिंग, इकारांत स्त्रीलिंग, ठीक है। अब यहां पर जो शब्द हैं आते हैं, आप एक तैयार कर लीजिए, नदी तैयार कर लीजिए, और मति तैयार कर लीजिए, फल तैयार कर लीजिए। अब यहां पर जब आएंगे धातु रूप में, तो धातु रूप में आप तैयार कर लीजिएगा पठ, रहन दीजिए, पट का जो है विधिलिंग चाहिए, पट का विधिलिंग और लोट विधिलिंग करिए, पट का विधिलिंग। हस का आप तैयार कर लीजिए, हस का भी विधिलिंग तैयार कर लीजिए, और लट लकार तैयार कर लीजिए। हस का विधिलिंग और लट लकार। दृश का आप तैयार करेंगे, लट लकार, लट और लट अलग है, लट और लट अलग है। दृश का लट लकार और लंग, ठीक, काम इधर हो गया। अब यहां पर कारक विभक्ति जो भी है, जैसे मैं बाजार जाता हूं, जरा संस्कृत थोड़ी देख लेना, सह तौते अहम वयम, अहम त्वम वयम, ठीक है। जैसे अहम हट्टम गच्छामि, हाट, हाट से हट बनता है, हट यानी कि बाजार है, बाजार को क्या कहते हैं? हाट कहते हैं, यानी हट कहते हैं। तो अहम हट्टम गच्छामि, कमल खिलता है, कमलम विकसति, विकसति माने खिलना, ठीक है। जैसे कि अहिंसा परम धर्म, ये इंपॉर्टेंट है,
अहिंसा परम धर्म है, तो यहां पर क्या है, अहिंसा परमो धर्मा अस्ति, अहिंसा परमो धर्मा अस्ति। उसके बाद जैसे आ जाता है राम ने पत्रिका, राम पत्रम अलिखत, ठीक, ये लास्ट में हिंदी की बुक देख लो, केवल इसके संस्कृत के आप कर लो, थोड़े से सही हो जाएंगे। और नहीं तो आप एक काम कर सकते हैं कि विद्या में उठाएंगे और इधर 3 साल के, यानी 22, 23, 24, 25 के आप केवल अनुवाद देख लीजिए, बैक साइड के मत देखिए, ठीक, उतने में से आ जाएगा। अब हिंदी में मैंने जैसे बताया, आप लोग को तरीका बताया था। सबसे पहले तो देखिए कुछ बिल्कुल इंपॉर्टेंट है कि पहली किताब कौन सी है, लिख रखा है। भक्ति काल को कितने भागों में बांटा गया है? 2, कौन कौन सी? निर्गुण भक्ति धारा और सगुण भक्ति धारा में विभाजित किया गया है। निर्गुण भक्ति धारा में कौन है? कबीर, रहीम, ये लोग निर्गुण भक्ति धारा के कवि हैं। और सगुण भक्ति धारा को फिर 2 भागों में बांटा गया। सगुण भक्ति धारा में कौन कौन है? रामाश्रयी और कृष्णाश्रयी, यानी कृष्णाश्रयी को हम प्रेमाश्रयी भी बोलते हैं, ठीक, तो है ना। तो वहां पर कौन है कृष्णाश्रयी में? जैसे बिहारी, सूर, रसखान, मीरा, ये सब क्या है? मीराबाई वगैरह, ये कृष्णाश्रयी के हैं। और यहां पर कौन है? तुलसीदास, है ना, पुरुषोत्तम दास, ये लोग कौन है? रामाश्रयी के हैं। तुलसी भी लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं, ये चीज। उसके बाद क्या करेंगे आप? युग कहां से क्या प्रारंभ हुए, जैसे आदिकाल है, शुक्ल युग है, फलाना युग है, धमाका युग है, इनकी डेट देख लीजिएगा, कब से कब तक चला। इसी तरह रीति काल है, फलाना काल, धमाका काल, वीर गाथा काल, इनकी डेट देख लीजिए, ठीक। ये नासिकेतोपाख्यान किसने लिखा है? नासिकेतोपाख्यान के लेखक कौन है? सदल मिश्र। रानी केतकी की कहानी? इंसा अल्लाह खां। प्रेम सागर? लल्लू लाल। सुख सागर? सदा सुखलाल। अरे हंसने वाले क्या, लल्लू लाल नाम है उनका। 2 राजा लेखक के नाम कौन कौन से हैं? राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद और राजा लक्ष्मण सिंह। गोदान के लेखक कौन है? प्रेमचंद। गबन के कौन है? रंगभूमि के कौन है? प्रेमचंद, ठीक। अब उसके बाद जब आओगे अजातशत्रु के कौन है? जयशंकर प्रसाद। ये शत्रु जितने हैं सब जयशंकर प्रसाद, ठीक। और समझ लीजिए जो विक्रमादित्य, अशोक, फलाना धमाका के बारे में मैक्सिमम जो है जयशंकर प्रसाद ने लिखा है। अब आ गए रामचंद्र शुक्ल के बारे में, जो है आप देख लीजिए, चिंतामणि वगैरह किसका है? जी। और ये बताइए कि क्या है उसको, चंद्रकांता संतति किसकी है? बैले हो, आचार्य रामचंद्र शुक्ल की नहीं है, चंद्रकांता संतति है देवकी नंदन खत्री। कौन है? देवकी नंदन खत्री, ठीक। तो ये जो थोड़ा सा फेमस हैं उनको भी तैयार रखो, जैसे अष्टायाम है। अब यहाँ पर अष्टयाम वगैरह जो है मेन आपको बता दें, आप ज्यादा दूर मत जाओ, बहिलाओ नहीं तुम लोग। हमको क्या मालूम है, देखो, अरे इधर देख लिए, ये आप जब पढ़ोगे ना हिंदी कहते निकालोगे, चलो भाषा योग वशिष्ठ, एक पंचांग दर्शन, सुख सागर, रानी केतकी कहानी, प्रेम सागर, नासिकेतोपाख्यान, ये इंपॉर्टेंट हो गए। सुनिए, ये इंपॉर्टेंट हो गए। उसके बाद पहले ही पेज नंबर 4 पे ही है हिंदी में, अगर हिंदी की बुक उड़ाओगे, ठीक। श्रृंगार रस मंडन, ठीक, श्रृंगार रस मंडन हो गया। 84 वैष्णवन की वार्ता हो गई। अगहन महात्म्य और माधव विलास, अष्टयाम। अब ये समझिए, ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, इतना ये इंपॉर्टेंट हो गया, ठीक। उसके बाद आ गया हिंदी साहित्य का इतिहास। गोरा बादल यानी खड़ी बोली गद्य की प्रथम रचना कौन सी है? चंद छंद वर्णन की महिमा, चंद छंद वर्णन की महिमा, ठीक। और यहां पर कुछ विद्वान ये कहते हैं कि गोरा बादल है,
कुछ विद्वान क्या कहते हैं, गोरा बादल किसके द्वारा लिखी गई, कवि गंग के द्वारा। किसके द्वारा, कवि गंग की है गोरा बादल। और चंद चंद वर्णन की महिमा, सॉरी नहीं, जटमल की है। गंग की क्या है, चंद चंद वर्णन की महिमा, और जटमल ने क्या लिखा है, गोरा बादल। ये इंपॉर्टेंट हो गया। ठीक, अब इसके बाद आते चले जाओ। अब आपको तरीका क्या है, भारतीय युग की दो लिख लो, यानी जो लेखक मेन है उनको मैं बता दे रहा हूं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल हो गए, महावीर प्रसाद द्विवेदी हो गए, हजारी प्रसाद द्विवेदी हो गए, जयशंकर प्रसाद हो गए, प्रेमचंद हो गए। ठीक, क्लियर। और उसके बाद तुम्हारा मैथिली शरण गुप्त हो गए, ठीक, महादेवी वर्मा हो गई, सूरदास हो गए, तुलसीदास हो गए। उसके बाद आप आ जाइए किस पे, क्या नाम है, सुमित्रा नंदन पंत आ गए। इधर इधर लोगों के लिख लो, जैसे कुछ कहानीकार हैं, कहानीकार, दो कहानीकार के नाम लिख लो, जैसे राम कुमार वर्मा वगैरह क्या है, एकांकी। एकांकी, अब देखो सबसे पहले विधा देख लो, जो करना है बड़े इत्मीनान से करो। जो मैंने कहा है कि इनको सही से करो, और 3, 23, 24, 25 के जो इंपॉर्टेंट आए हैं उन पे बुकों में वो देख लेना। ये जो बताएं ये तो पहला पेज पढ़ ही लेना, इसी तरह 2 पेज उसमें भी पढ़ लेना काव्य में। हिंदी देखिए, आपको बता रहे हैं, हम कहते हैं ना कलाएं, कला, तो हिंदी जो है, एक हिंदी शब्द जो आता है, जो हिंदी शब्द आता है वो बहुत चीजों को समाये हुए है। तो विधाएं हैं हिंदी की, जैसे गद्य, काव्य, एकांकी, पत्र लेखन। ठीक, और उसके बाद आपका आ गया, क्या कहते हैं, एकांकी आ गया, उपन्यास आ गया, नाटक आ गया। ठीक, आपका आ गया यात्रा वृतांत आ गया, रेखा चित्र आ गया, संस्मरण हो गया, जीवनी हो गया, आत्मकथा हो गया। ये सारी क्या है, विधाएं हैं। अब किसी ने पूछ लिया आत्मकथा क्या है, क्या है आत्मकथा, जो व्यक्ति स्वयं के बारे में लिखे वो आत्मकथा है, और जीवनी, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है आत्मकथा और जीवनी में अंतर क्या है। तो जीवनी, जब कोई व्यक्ति किसी दूसरे के जीवन के बारे में लिखे वो जीवनी कहलाती है, और आत्मकथा जब वह स्वयं के बारे में लिखे उसे आत्मकथा कहते हैं। इंग्लिश में इसको बोलते हैं बायोग्राफी और ऑटोबायोग्राफी। ऑटोबायोग्राफी यानी खुद के बारे में आत्मकथा हो गई, और बायोग्राफी क्या हो गई, जीवन परिचय हो गया किसी दूसरे का। ठीक, ये सारी चीजें, और आशा करता हूं कि आप लोगों ने मेरी बात को ध्यान से सुना होगा, समझा होगा, और कोशिश ये कीजिए कि आप कल का जो पेपर है, मैंने बता दिया है, सारी चीजें बता दी हैं, और जो भी चीज आती है मैंने बता दिया कि कोई ऐसे निबंध है तो निबंध आपको, आप अपने विचारों को इतना बढ़िया रखें कि आपका निबंध बिल्कुल सही से जाए। ठीक, और जब लिखें ना तो उसके बारे में सोचें, आप अच्छा लिख जाओगे, लेकिन अब सोचबे नहीं करोगे तो क्या लिखोगे। तो सोचना तो बनता है, तो इसलिए मेहनत 100% कीजिए, और परेशान कम होइए, क्योंकि जब मेहनत करते हैं आप तो परेशान होने की वजह ही नहीं है। ठीक है, तो आज इतना पर्याप्त है कि कुछ और किसी को पूछना है, नहीं ना। चलिए धन्यवाद, यहीं पर हम आज का प्रश्न पत्र समाप्त करते हैं। और आप लोग कल पेपर देने के बाद ये कमेंट जरूर कीजिएगा कि कितने प्रतिशत हमारे बताए हुए क्वेश्चन आए हैं और आपका पेपर कैसा गया। थैंक यू।